Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बेसिकली ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में अप्रोच करना है, कैसे आपको हर स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे इन सेशन से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ ग्रांट्स इन एड विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 275 and clause 1. So here we are talking about the grants in aid and we have to tell what are the constitutional features of this particular thing. Okay, the first statement says they are discretionary in nature and they can be used for any public purpose. The second statement says they are charged directly on the Consolidated Fund of India. The third statement is they are intended for the welfare of scheduled tribe and the administration of scheduled areas. And the fourth statement says they provide a statutory mechanism for the fiscal support to the states in need. First of all, we have to understand what is this article number 275 grants. So basically they are charged on the Consolidated Fund of India. ये जो ग्रांट्स होते हैं इनका पर्पस क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब के हमारे वेलफेयर को प्रमोट करना और इसके अंडर में एक प्रेडिक्टेबल फिस्कल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल्ड एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 275 है हमारा, इसके अंडर में जो भी ग्रांट्स दिए जाते हैं वो स्टैट्यूटरी नेचर के होते हैं एंड दे आर चार्ज डायरेक्टली टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दिख रहा है कि दे आर चार्ज डायरेक्टली ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर प्रमोट करना, साथ ही जो शेड्यूल्ड एरियाज़ की जगह हैं उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना। ठीक है, इससे एक प्रेडिक्टेबल फिजिकल मैकेनिज्म डेफिनेटली प्रोवाइड होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, दे आर इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट वॉज दे प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म फॉर द फिजिकल सपोर्ट टू द स्टेट्स इन नीड। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें तो दे आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर। नो, दे आर नॉट डिस्क्रिशनरी इन नेचर। ओके, एंड दे कैन बी यूज फॉर एनी पब्लिक पर्पज़। नो, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन 2, 3 and 4 ओनली। ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी आर्टिकल नंबर 275 ग्रांट्स की। अब यहाँ पर हमने ये भी बात करी कि जो हमारे डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं वो दिए जाते हैं आर्टिकल नंबर 282 के अंडर में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 282 असल में गवर्नमेंट को अलाउ करता है किसी भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट को देने के लिए, एंड ये जो ग्रांट्स हैं इनको आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रांट्स होते हैं ये आप किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 282 था जिसके बारे में डिस्क्रिशनरी वर्ड लिखा हुआ है, ना कि आर्टिकल नंबर 275, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ है। और यहाँ पर हमने बात करी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, CFI। तो ये हमारा चीफ गवर्नमेंट अकाउंट होता है जहाँ पर सारे के सारे रेवेन्यू डिपॉजिट होते हैं गवर्नमेंट के। और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अथॉराइज कर सकते हैं विथड्रॉल को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी इस फंड से अगर आपको पैसा चाहिए तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें सारे रेवेन्यूज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट रिसीव करती है एंड द लोन रिसीट्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जिनको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, साथ ही वेलफेयर मेजर्स भी। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इट्स 5th नंबर ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हियर आंसर वॉज बी ऑप्शन 2, 3 and 4 ओनली। फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ हमने इसके बारे में बात कर ली है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. In the context of India's fight against the financial crimes, the Financial Intelligence Unit India reports directly to which of the following? We have to identify that Financial Intelligence Unit India reports directly to which of the following organizations? Is it RBI or AIC or ED or SEBI? See, if you talk about the Financial Intelligence Unit India, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था 2004 में एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी, जिसका काम था
इन्फॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस और एनालाइज करना विच आर रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिनका काम है कि ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और इसको लीड कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ भी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी, लेकिन इनको डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करना होता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, ठीक है। ये मैंडेटरी है इनके लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आंसर को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हम बात करेंगे अगर इस बॉडी की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की, तो याद रखिएगा इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इनका काम है जो भी हमारे सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट और एनालाइज करना। 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हमने बात करी, और पर्पस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और फाइनेंशियल क्राइम्स को टैकल करना, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है जिसको रिपोर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको चेयर करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और ये डिफरेंट पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हमारे कॉम्बैट हो सकें, जैसे कि टैक्स इवेजन हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ठीक है। इसमें मेंबर्स होते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज से, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। तो ये जो बॉडी है ये लॉज को इन्फोर्स करते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। इसके अलावा ये वायलेशंस को भी प्रूव करते हैं अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज़ फेमा, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था एज इंडिया सेंट्रल बैंक 1935 में, और बाद में जाके 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। इनका काम क्या होता है? तो करेंसी जो इशू होते हैं उनको रेगुलेट करना और साथ ही क्रेडिट पॉलिसीज़ को टैकल करना इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो भी बैंक्स हैं उनको ये चेकआउट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। FIUN जो है ये बॉडी रिपोर्ट करती है डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। फाइन। Now question number 3 is, consider the following statements regarding the Prevention of Money Laundering Act 2002. Let's see. इसमें 3 statements दिए हुए हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग, and we have to identify which of them are correct. The first one is it is applicable to all the financial institution, but it excludes the insurance companies. देखिए, first of all we'll talk about the Prevention of Money Laundering Act. ये कब इनैक्ट हुआ था? तो 2002 में। पर्पस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, साथ ही क्राइम की वजह से जो भी प्रॉपर्टी डिराइव होती है उनको कॉन्फिस्केट करना, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज़ के ऊपर सब पर एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को मैंडेट करते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, जिससे कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को यहाँ पर हम ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बट एक्सक्लूड द इंश्योरेंस कंपनीज। नो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी इसी के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। द सेकेंड इज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। PMLA का जो सेक्शन नंबर 24 है इट रिवर्सेस द बर्डन ऑफ प्रूफ, जहाँ पर एक्यूज्ड को यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है कि वो प्रूफ करें दैट द प्रोसीड्स आर अनटेंटेड, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के पास, जहाँ पर उनको प्रूफ करना होता है गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। और कुछ ऐसे लॉज हैं जहाँ पर ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ का केस है रिवर्स हो जाता है, जैसे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन नंबर 24 हमने डिस्कस किया। और रिवर्सिंग बर्डन ऑफ प्रूफ से फ़ायदा क्या होता है? तो ये ऐसे केसेस में हेल्प करते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, जहाँ पर प्रूविंग इनोसेंस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ टोटली लाई करता है एक्यूज्ड के साथ, जहाँ पर एक्यूज्ड को ये प्रूव करना होता है दैट द प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन। And the third statement says it allows for the attachment and confiscation of property derived from scheduled offences. तो ये भी सही है, क्योंकि एक्ट ये जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये अलाउ करता है अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट्स जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से डिराइव होते हैं, ठीक है। अटैचमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है? मीन्स टेम्पररी बेसिस पे असेट्स को सीज करना दैट आर सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, और कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है परमानेंट बेसिस पे लीगल ट्रांसफ़र कराना इन सीज्ड असेट्स का टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था, क्योंकि यहाँ पर बट एक्सक्लूड्स इंश्योरेंस कंपनीज लिखा था, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज भी इसी एक्ट के अंडर में आती हैं। सेकेंड एंड थर्ड आर परफेक्टली फाइन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? आंसर हियर इज बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू एनालाइज कौन से स्टेटमेंट सही हैं। The first one is the director is appointed for a fixed tenure of not less than 2 years। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इनको गारंटी दी जाती है मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years की। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय अ कमिटी दैट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और लोकपाल एक्ट के अकॉर्डिंग जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं, इनको 3 मेंबर कमिटी के हेल्प से अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कौन कौन लोग आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द थर्ड वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इनके द्वारा चुने गए कोई भी नॉमिनी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। जो सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो यही तीनों लोग मिलकर करते हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज द डायरेक्टर हैज़ द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जजमेंट आया था विच इज़ नोन एज विनीत नारायण जजमेंट, और इसके अलावा कुछ और भी रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स थे जिसमें ये बात सामने आई कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनको मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर देना चाहिए 2 साल का, साथ ही उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए किसी भी आर्बिट्रेरी ट्रांसफ़र से। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और एंड ही और शी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज वेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी। ठीक है, तो तीनों ही फैक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल सही थे सीबीआई के डायरेक्टर की पोजीशन के रिगार्डिंग। हियर योर आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। ओके, ना यहाँ पर हमने बात करी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की। तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 1946 में। पर्पस क्या था? करप्शन को कॉम्बैट करना, साथ ही सीरियस क्राइम्स को टैकल करना इंडिया में, और ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फंक्शनिंग के लिए। तो ये एक्ट बेसिकली अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को कि वो केसेस रजिस्टर कर सकते हैं और इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑफेंस में। ठीक है, देन हमने बात करी लोकपाल एक्ट की। तो ये 2013 में इनैक्ट हुआ था, जिसके अंडर में ये डिसाइड हुआ था कि एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इस्टेब्लिश होगा इंडिया में, और लोकपाल के पास जुरिस्डिक्शन होता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंप्लेंट्स को अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, लोकपाल में एक मेन चेयरपर्सन होते हैं आपके, और 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं अप टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा हमने बात करी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। तो ये 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था एज द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, और सीबीआई ऑपरेट करता है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, हमने बात करी किस तरह से वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं टू एंश्योर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, देन हमने बात करी थी विनीत नारायण जजमेंट की। तो ये जो विनीत नारायण केस था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था 1997 में। इस जजमेंट में जो सीबीआई के डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस है उसको स्ट्रेंथन किया गया, और साथ ही एंटी करप्शन मेजर्स को यहाँ पर इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर को फिक्स्ड टेन्योर दिया गया ताकि वो किसी भी केस को ईजिली हैंडल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है 1, 2 and 3। Now moving to question number 5, the CBI can take up the investigation cases in a state under which of the following circumstances। इनमें से कौन कौन से सिचुएशन है जिनमें कि सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न गिव्स इट्स कंसेंट। किसके किसके कंसेंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न गिव्स इट्स कंसेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है इट इज़ अंडर द सेक्शन 6 ऑफ DSPE एक्ट, जहाँ पर किसी भी जो स्टेट का कंसेंट है, यहाँ पर कंसर्न स्टेट की बात हो रही है, वो ज़रूरी है फॉर अ सीबीआई प्रोब। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस केस में सीबीआई डेफिनेटली टेक ओवर कर सकती है। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास डेफिनेटली पावर है कि वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द हाई कोर्ट ऑर्डर्स द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। ये भी बिल्कुल सही है। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं सीबीआई को कि वो किसी मैटर में इन्वेस्टिगेट करें, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द केस है जहाँ पर सीबीआई टेक ओवर करती है। एंड द फोर्थ वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट सो मोटो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नो, क्यों गलत है ये? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलेटरल मेथड से इन्वेस्टिगेशंस को ऑर्डर नहीं कर सकती सीबीआई को विद इन द स्टेट अनलेस इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई सच पावर नहीं होती। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हियर इज ए ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है,
अब अगेन यहाँ पर हमने जो कीवर्ड्स डिस्कस किए, आइए देखते हैं उनके बारे में एक बार। डीएसपी एक्ट को हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सीबीआई के बारे में भी पीछे हमने बात करी कि ये एक इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 1941 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड सीपीआई ऑपरेट करती है अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड द पेंशंस, ठीक है। और सीबीआई को स्टेट परमिशन की ज़रूरत है टू इन्वेस्टिगेट द केसेस विद इन द स्टेट अनलेस ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट्स, ओके। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हमने बात करी है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया का। हाई कोर्ट्स हाईएस्ट कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पर इन द इंडियन स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज, और दोनों ही कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशंस को ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट द स्टेट कंसेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन हमने बात करी थी यूनियन टेरिटरीज़ की, तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। अनलाइक स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ में ज़रूरत नहीं होती है स्टेट के कंसेंट की फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर था ये ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज टेक्नो लीगल अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इंडिया की टेक्नो लीगल अप्रोच की बात हो रही है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वी हैव टू चेक कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिया हैज़ पास्ड अ स्टैंड अलोन नेशनल AI एक्ट टू रेगुलेट ऑल द डिजिटल मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना मशीन्स में, और मशीन लर्निंग एक तरह से सबसेट है AI का, विच इज़ फोकस्ड ऑन डेटा ड्रिवन लर्निंग, ठीक है। AI एप्लीकेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा वॉइस असिस्टेंट, ऑटोनॉमस व्हीकल्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था, क्या इंडिया ने एक स्टैंड अलोन नेशनल AI एक्ट पास किया है टू रेगुलेट ऑल द डिजिटल मॉडल्स? नो, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई एक्सप्लिसिट लॉ या एक्ट नहीं पास किया है यहाँ पर डिजिटल मॉडल्स के को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें वो अमेंडमेंट लाते रहते हैं, जैसे कि IT एक्ट हो गया आपका, साथ ही आपका जो अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड है, IT रूल्स 2026 मैंडेट अ 3-hour टेक डाउन विंडो फॉर अर्जेंट नोटिसेज रिगार्डिंग सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे IT एक्ट की। तो IT एक्ट कब पास हुआ था? 2000 में, और ये इंडिया का प्राइमरी लॉ है फॉर डिजिटल एंड साइबर रेगुलेशन, और ये एक्ट कवर करता है साइबर क्राइम्स को और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टैंडर्ड्स को। IT एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको प्रोविजंस को लाना होगा ऑन द डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। IT एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें क्या चीज़ें आती हैं? डेटा प्रोटेक्शन के प्रोविजंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्या ये मैंडेटरी करता है 3 आवर का टेक डाउन विंडो फॉर अर्जेंट नोटिसेज रिगार्डिंग सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज द इंडिया AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश टू ओवरसी इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी ताकि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो ओवरसी किए जा सकें, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही थे, बाकी इंडिया ने कोई ऐसा स्टैंड अलोन नेशनल AI एक्ट नहीं पास किया है अब तक, तो सेकंड एंड थर्ड ही यहाँ पर सही होंगे। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ओके। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सो द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था 2015 में, किस लिए? इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और इसका पर्पज़ था इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करना टू द रूरल एंड द रिमोट एरियाज़। और इस इनिशिएटिव के थ्रू हमने प्रमोट किया ई-गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी को नेशन वाइड लेवल पर, ठीक है। एनीवेज, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज 7 सूत्राज गाइडिंग इंडियाज AI फ्रेमवर्क। इंडिया के AI फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कौन कौन से हमारे 7 सूत्राज हैं, आपको ये बताने हैं। और ये हमारे 7 सूत्राज कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया ट्रस्ट, ठीक है, ये फाउंडेशन है डेफिनेटली। सेकेंड है यहाँ पर पीपल फर्स्ट, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसको आपको ह्यूमन सेंट्रिक रखना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पर इनोवेशन ओवर द रेस्ट्रेंट, ठीक है। देन फोर्थ है यहाँ पर फेयरनेस एंड इक्विटी। उसके बाद फिफ्थ होता है अकाउंटेबिलिटी। सिक्स्थ है यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल। देन सेवन्थ है यहाँ पर सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये 7 सूत्राज होते हैं फॉर गाइडिंग इंडियाज AI फ्रेमवर्क। ऑप्शन में यहाँ पर है ट्रस्ट, ये सही है। अकाउंटेबिलिटी भी सही है। थर्ड है यहाँ पर एल्गोरिथमिक सुप्रीमेसी, ये नहीं सही है। एंड द फोर्थ वन इज फेयरनेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हियर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 4 ओनली, ओके। तो यहाँ पर कुछ जो कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए उनके बारे में बात करते हैं। इंडिया की AI पॉलिसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इंडिया की AI स्ट्रैटेजी का नाम है नेशनल AI स्ट्रैटेजी, या फिर आप इसको #AI फॉर ऑल भी कह सकते हैं।
ये जो पॉलिसी है इसमें हमारा फोकस है ह्यूमन सेंट्रिक एआई डेवलपमेंट और उसका एथिकल यूज़ करना। इंडिया का पर्पज़ है एआई को बिल्ड करना टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, इसके अलावा हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज़ वगैरह, ठीक है। एल्गोरिथमिक सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो ये एक बिलीफ होता है जिसमें माना जाता है कि एल्गोरिथम्स जो है वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को फुली तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मेजर एआई एथिक्स फ्रेमवर्क एंडोर्स नहीं करता है एल्गोरिथमिक सुप्रीमेसी को विदाउट ह्यूमन इनपुट, ओके। देन हमने बात करी थी अकाउंटेबिलिटी की, तो एआई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है सिस्टम्स ताकि एक्सप्लेनेबल रहें और आंसरेबल रहें अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। देन हमने फेयरनेस की बात करी थी, तो फेयरनेस का मतलब क्या हो गया कि बायस अवॉइड कर सकें हम विच आर रिलेटेड टू जेंडर, रेस और एथनिसिटी। फेयर एआई रहेगा तो डेफिनेटली डाइवर्स डेटा सेट्स यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, एंड इंक्लूसिव एल्गोरिथम डिज़ाइन की, फाइन। और ट्रस्ट तो फाउंडिंग स्टोन ही है इंडिया एआई फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड रेस्ट आर फाइन। आंसर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 4 ओनली। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. In the context of 2026 aerospace and defense technology, which of the following specifically utilize the carbon phenolic composites? We have to identify कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज करती हैं कार्बन फेनोलिक कंपोजिट्स को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन फेनोलिक कंपोजिट्स जो हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पर आपको एक्सट्रीम हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन फेनोलिक कंपोजिट्स हैं ये अपने आप को टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाते हैं फॉर अबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना टेम्परेचर ये आराम से झेल सकते हैं। एंड ये कार्बन फाइबर्स के बने होते हैं एंड इसके अलावा फेनोलिक रेजिन मैट्रिक्स के भी। ये जो कंपोजिट्स हैं कॉमनली आप इनको यूज़ करते हैं एरोस्पेस हीट शील्ड्स के तौर पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। फर्स्ट है रॉकेट नोजल लाइनर्स, बिल्कुल सही है, इनकी ज़रूरत पड़ती है रॉकेट नोजल लाइनर्स में हमें। देन है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, इसमें भी हम यूज़ करते हैं कार्बन फेनोलिक कंपोजिट्स का। थर्ड है यहाँ पर सोलर पैनल्स फॉर सैटेलाइट, नो। देन फोर्थ इज हीट शील्ड फॉर एटमॉस्फेरिक एंट्री, ये भी सही है। तो यहाँ पर सोलर पैनल्स फॉर सैटेलाइट्स में हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है, साथ ही यहाँ पर कोई आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी सेमी कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और क्योंकि कार्बन फेनोलिक मटेरियल के पास कोई भी सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हियर इज 1, 2 and 4 ओनली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी रॉकेट नोजल लाइनर्स की, तो ये जो लाइनर्स होते हैं ये इंजन को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट से ड्यूरिंग द कंबशन, और ये इंप्रूव करते हैं रॉकेट इंजन की एफिशिएंसी को थर्मल लोड्स को मैनेज करके, और इनको आप एक्टिवली कूल करते हैं यूजिंग द रीजेनरेटिव कूलिंग मेथड्स, फाइन। देन हमने बात करी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की, तो ये बहुत ही हाई स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मैक 5 की स्पीड हो गई, और यहाँ पर ये जो व्हीकल्स होते हैं इनको एडवांस्ड मटेरियल्स की ज़रूरत होती है टू हैंडल द एक्सट्रीम हीट फ्रिक्शन, ठीक है। देन हमने बात करी थी सोलर पैनल्स की, तो सोलर पैनल्स असल में इनका काम क्या होता है, तो सनलाइट को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, और टिपिकली यहाँ पर ये सिलिकॉन को यूज़ करते हैं एज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है इसलिए हम कार्बन फेनोलिक कंपोजिट्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now the question number 9 is, at an altitude of approximately 400 kilometers, typically for the International Space Station, what is the approximate orbital velocity which is required to maintain a stable low Earth orbit? First of all, the low Earth orbit ranges from 160 to 2000 kilometers above the Earth's surface. एंड ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, ये ऑर्बिट करता है विद इन लो अर्थ ऑर्बिट और 408 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड पर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जो भी सैटेलाइट्स होते हैं हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में, ये 1 ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं अराउंड अर्थ अप्रॉक्सीमेटली एवरी 90 मिनट्स में, फाइन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी रखनी है अगर आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है स्टेबल लो अर्थ ऑर्बिट पर। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 7.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है अगर आप इसको काउंटर एक्ट करना चाहते हैं लो अर्थ एल्टीट्यूड्स पर, तो स्पेस क्राफ्ट मस्ट ट्रेवल एट दिस स्पीड। अगर स्पीड आपकी कम हो जाएगी तो जो आपका क्राफ्ट है वो एटमॉस्फेयर में फॉल हो जाएगा। अगर इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी स्पीड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड रखेंगे तो इट विल लीव द अर्थ ऑर्बिट इंटायरली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होनी चाहिए अगर आप इस चीज़ को स्टेबल लो अर्थ ऑर्बिट पर मेंटेन करना चाहते हैं तो, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी जिससे कि
जो आपका स्पेस क्राफ्ट है वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, और इसके लिए वैल्यू रखी गई है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओके, और इसकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है आपके मास और रेडियस के ऊपर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। फाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, which of the following are the characteristics of a sun synchronous orbit? We have to identify which of them are the characteristics of SSO यानी sun synchronous orbit. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑर्बिट है ये आइडियल होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, चाहे आप उसको वेदर के लिए ऑब्जर्व करें या फिर स्पाई के लिए ऑब्जर्व करें, क्योंकि जो लाइटिंग कंडीशंस हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, एंड देन दे रिलाई ऑन द अर्थ्स नॉन स्फेरिकल शेप टू वॉबल द ऑर्बिट इनटू सिंक्रोनाइजेशन। एंड यहाँ पर चलिए हम एक बार स्टेटमेंट्स अब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट, तो ये बिल्कुल सही है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आपकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है पोलर ऑर्बिट की। फाइन, देन सेकेंड इज इट यूटिलाइजेज द अर्थ्स टू इफेक्ट यानी ओबलेटनेस टू प्रेसिस द ऑर्बिटल प्लेन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड इज द सैटेलाइट पासिस ओवर एनी गिवन पॉइंट ऑफ अर्थ सर्फेस एट द सेम लोकल सोलर टाइम, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेफिनेटली जो लाइटिंग कंडीशंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर डीप स्पेस कम्युनिकेशन रिलेज। नो, क्योंकि जो डीप स्पेस रिलेज होते हैं आपके, उसमें आपको हायर मोर स्टेबल ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पर एलिमिनेट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हियर इज ए ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली। फाइन, यहाँ पर जो आपके ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं ये कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशंस को मेंटेन करते हैं फॉर सैटेलाइट्स पूरे साल, और ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं ये कितने एल्टीट्यूड पर शुरू होती हैं, तो 600 से 800 किलोमीटर्स तक अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, कॉमनली आप इनको यूज़ करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में, जैसे कि वेदर और स्पाई के सैटेलाइट्स हो गए। और यहाँ पर डीप स्पेस रिलेज की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो डीप स्पेस रिले सैटेलाइट्स होते हैं आपके, इनके लिए आपको हायर ऑर्बिट की ज़रूरत होती है, जैसे कि अर्थ, मून, लैग्रेंज पॉइंट्स या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन द स्पेस क्राफ्ट इन द डीप स्पेस एंड ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट इसी वजह से आपका एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली विश कि आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, एंड डेफिनेटली आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा। तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, इन केस यू थिंक दैट दीज लेक्चर्स आर बेनिफिटिंग यू। So with this, all the best for your preparation, and we will meet again tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.